गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टाइम देहरादून के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। ये सब आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मौसम सर्दी का है, मौसम बहुत ठंडा है, बट हमारे हौसले ठंडे नहीं होने। हमें दिन रात मेहनत करनी है और अपने गोल की तरफ बढ़ना है। तो आपके गोल में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से भी होगी। तो इसलिए आज हम एक सेशन लेके आए जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। उन चीजों को हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल इक्वेशन में जो बेसिक्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। हमें कुछ पॉइंट्स पे बात करनी है, जैसा कि पहला पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हम पहले इसे समझेंगे। देन कांस्टेंट के बाद हमें समझना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स करने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। इक्वेशंस के बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के टाइप्स। और फाइनली दोस्तों हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट है कांस्टेंट। समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जैसे आप सभी को नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, कांस्टेंट वो चीज होती है जो कि चेंज नहीं होती है। टाइम के साथ जो चीज चेंज नहीं होती है, जो सेम रहती है, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर लेट से 100 रुपीज दिए है ना, और कल मैं आपसे 100 रुपीज वापस मांगूंगा तो आप वही सेम अमाउंट दोगे। तो जो 100 नंबर है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट विच डजंट चेंज। ठीक है, ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। एनीथिंग विच डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के चेंज होने पर कोई चीज अगर नहीं बदलती है आप उसे कांस्टेंट बोल सकते हो। जैसे कि हम नंबर्स को इससे डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पाई भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे इसका मतलब समझ में आया हो। काफी इजी है, जो कि चेंज नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है वेरिएबल्स। ऐसी चीज जो चेंज हो जाती है टाइम के साथ उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। विच चेंजेस विद टाइम, एनीथिंग विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि हमने कांस्टेंट को डिनोट करा था नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। पाई भी एक कांस्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हम इसे डिनोट करते हैं लेटर्स से। जैसे कि x, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हम कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं। तो एक जर्नल फॉर्म में हम किसी नंबर्स को अगर हमें लिखना है, या फिर जो कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपकी एज अगर मान लो आज है 25 ईयर्स, कल हो जाएगी 27, 2 साल बाद हो जाएगी 27, उसके 3 साल बाद हो जाएगी 30। तो ऐसे चेंज होती रहेगी। आपकी एज का है वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं लेटर से, जो कि है एक्स। एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, ये सभी वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, एनीथिंग विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेरिएबल्स। और जो चीज बदलती नहीं है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही आसान, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी है वो है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कोई भी आपसे पूछे पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप बोलना पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल, ओके स्पेलिंग गलत होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि बना है कांस्टेंट से। इसमें आपको क्या दिखता है, कांस्टेंट दिखता है। इसमें आपको वेरिएबल्स भी दिखते हैं और इसमें हमें एक्सपोनेंट्स भी दिखते हैं।
ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि बना है कांस्टेंट से, जो कि बना है वेरिएबल से, जिसमें आपको एक्सपोनेंट दिखते हैं। एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हो। खास बात क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होने चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर। अब आप सभी को पता ही है होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये सभी होल नंबर्स होते हैं। तो क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बना है कांस्टेंट से, जो कि बना है वेरिएबल से। इसमें एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे कांस्टेंट दिख गया 1। ठीक है, कांस्टेंट दिख गया 1। मुझे यहाँ पे वेरिएबल भी दिख गया x, है ना, यहाँ पे वेरिएबल दिख गया x। अब देखो जो वेरिएबल की पावर्स है या फिर आप वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो देखो कितना है। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या 2 होल नंबर होता है, बताओ जल्दी से। क्या 2 होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 2 एक होल नंबर होता है, मतलब यहां तक बिल्कुल सही है। x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या 1 होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर्स हैं, तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। राइट, बहुत ही आसान। अगला x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलो कि कांस्टेंट भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। x क्या है, वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, x की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या, तुरंत बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x+5 एक पॉलिनोमियल है। अगर आप बोल रहे हो ये पॉलिनोमियल है तो चैट सेक्शन में यस लिखें, और आप बोल रहे हो कि पॉलिनोमियल नहीं है तो चैट सेक्शन में आप एन लिख सकते हैं। अब आप इसे ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, मुझको यहाँ पे कांस्टेंट दिख गया, मुझको यहाँ पे वेरिएबल भी दिख गया x। अब मैं पावर देखूंगा, एक्सपोनेंट देखूंगा, 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल सही। यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है। बट अगर आप इसे देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, 1/x, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, -1 होल नंबर नहीं होता, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या होगी, -1, बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये पॉलिनोमियल नहीं थी। चलो इसी बात पे एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। √x+5, बताओ जी, क्या √x+5 पॉलिनोमियल है या नहीं। हट जाते हैं थोड़ा साइड से, बताओ जल्दी से, क्या √x+5 पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, उसके साथ साथ क्या है, 5 है। तो मुझे कांस्टेंट दिख गया भाई, वेरिएबल दिख गया। ठीक है, बट यहाँ पे पावर देखो क्या है, 1/2, एक्सपोनेंट 1/2, होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको कांस्टेंट दिख जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट आपको देखना है, देन आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल भी देख लेना। एक्सपोनेंट जो पावर्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। तो अगर आपको ये अच्छे समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन, जो कि आप देख रहे हो तब इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टाइम देहरादून के साथ आप जुड़े रहें बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो टाइम पे मिलती रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप हमें पढ़ने हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल टाइप डिपेंड करते हैं डिग्री पे। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री आप आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर, ये लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन भी होगी बताऊंगा आपको। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम आप बना लेना डिग्री,
डिग्री का सेकंड कॉलम में आप लिखोगे टाइप्स, ठीक है, टाइप लिख लेना। और जो थर्ड कॉलम है इसमें आप लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, यही आपके नोट्स हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं नोट्स क्या होते हैं, जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ना उसी को अपनी भाषा में आप लिखो, ठीक है, वही आपके नोट्स हैं। तो डिग्री पे डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का टाइप। तो पॉलिनोमियल का टाइप डिपेंड करेगा डिग्री पे। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है 5। क्या 5 पॉलिनोमियल है? क्या 5 पॉलिनोमियल है? बिल्कुल 5 एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, 1 इंटू 5 क्या होगा? 5। तो हम 5 को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको कांस्टेंट भी दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स वेरिएबल है, उसकी पावर है 0, 0 एक होल नंबर है, मतलब एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब 5 एक्स की पावर 0 को हम 5 लिखते हैं, तो एक 5 है क्या? 5 क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया? कांस्टेंट। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया? कांस्टेंट। अब डिग्री है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमें क्या दिख रही है? 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रही है? 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रही है? 0। एक एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बने रहे पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखें। आगे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, तो अगर डिग्री 1 हो गई, ठीक है, डिग्री 1 हो गई, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? आप लिख सकते हो x प्लस 5। आप लिख सकते हो x प्लस 5, ठीक है। कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल भी है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1। पावर क्या है? 1, है ना। पावर क्या है? 1 है, तो पॉलिनोमियल है 1 एक होल नंबर होता है, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, मतलब डिग्री 1 है, ठीक है। अब डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इसका नाम होता है। अगर हम बात करें डिग्री 2 की, आ जाते हैं डिग्री 2, सेकेंड डिग्री। देन एक पॉलिनोमियल में बना रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कांस्टेंट है, वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर है 2, 2 एक होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1, ये भी एक होल नंबर है ना। तो हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? 2, इसलिए यहाँ पे डिग्री भी 2 है। हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? 2, इसलिए यहाँ पे डिग्री भी 2 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड डिग्री देता हूँ, ठीक है, थर्ड डिग्री आपको देंगे। अगर डिग्री होगी 3, तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्यूबिक। एग्जाम्पल आप यहाँ पे चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, उसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, ठीक है। तो इसे रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री अगर 0 है, पॉलिनोमियल का टाइप है कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, या फिर सिंपली आप 5 लिख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने एग्जाम्पल अपने कॉपी में खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स की एक्स प्लस 5, इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। डिग्री अगर 3 है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे बोलते हैं। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको डिग्री क्या बोला? डिग्री मैंने आपको बोला हाईएस्ट पावर। तो आप ये बोलोगे कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अभी मैं इसकी डिग्री क्या बोल रहा हूँ? 2 बोल रहा हूँ, है ना। डिग्री 2 बोल रहा हूँ, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0x की पावर 3। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 आ गई भाई, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 आ गई, हाईएस्ट पावर 3 आ गई, बट डिग्री 2 है ना। हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 3 है, बट डिग्री 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको ध्यान रखना है कंडीशन क्या है? एक तो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। बट ये कंडीशन आपको देखनी है कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जैसे ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर तो 3 है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0
नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर तो 3 है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ x की पावर 3 है, हाईएस्ट है, बट इसका जो कोफिशिएंट है ना, इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, जिसके साथ जीरो नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 0 x की पावर 3 में यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 नहीं होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट आ रहा है 0, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। 0 इंटू एक्स की पावर 3 को हम 0 मान सकते हैं। अब आप देखोगे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, है ना, ये भी नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो, इसलिए यहाँ पे डिग्री है 2। तो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, कंडीशन क्या होती है कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आगे बढ़ते हैं इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं, पॉलिनोमियल वर्सेस इक्वेशन। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ध्यान से देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल को हमने 0 से इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो ना बिल्कुल सही समझ रहे हो। किसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो वो इक्वेशन बन जाता है। व्हेन px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, अगर हम इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व भी अभी हम करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम पॉलिनोमियल से क्या क्या निकाल सकते हैं और इक्वेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, व्हेन px इज इक्वल टू 0, तो वो इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बनेगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ना 0 कब होता है, जैसे मान लो दो नंबर्स हैं a इंटू बी, इनका प्रोडक्ट कब 0 होगा, या फिर a 0 होगा या फिर b 0 होगा, है ना। a इंटू बी कब होगा 0, जब a 0 होगा या फिर b 0 होगा, दो कंडीशन बनेंगे ना, या फिर a 0 होगा या फिर b 0 होगा, इनमें से एक ना एक तो 0 होगा। तो अगर यहाँ पे मैं x प्लस 2 को 0 रख दूं, x प्लस 2 को 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पे मैं x प्लस 1 को 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यहाँ पे x की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू कितनी आई, -1। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यूज मिलती हैं। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो फाइनल में आपको क्या मिलती है, वैल्यूज मिलती हैं, वैल्यूज। इन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। इन्हीं वैल्यूज को आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज का आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इन्हीं वैल्यू को आप रूट्स बोल सकते हो। बट अगर हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, जैसे कि हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करा, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो हमें उसके फैक्टर्स मिलते हैं, और अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें उसके रूट्स मिलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करो, इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे फैक्टर्स मिलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले इक्वेशन के। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे, इक्वेशन के टाइप्स पढ़ लेंगे। इक्वेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री हम इक्वेशन को अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में करा था। तो 3 कॉलम बना ले, पहला है डिग्री, दूसरा है टाइप और तीसरा है एग्जाम्पल, ठीक है। तो डिग्री है 0, तो टाइप क्या होगा, सॉरी डिग्री यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। किसी भी इक्वेशन की डिग्री 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की डिग्री 0
नहीं हो सकती है, इसकी मिनिमम डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, डिग्री 1 है तो इक्वेशन क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 1 है तो टाइप क्या बनेगा, इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, है ना, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब x का आप रूट निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके, मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। अगर डिग्री 2 हो गई तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री है 3, अगर हाईएस्ट पावर है 3, डिग्री है 3, तो हम इसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे खुद लिखना है, एक क्यूबिक इक्वेशन बना देना जिसमें डिग्री यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट। एग्जाम में देखो थ्योरी तो आती नहीं है कौन से, बट थ्योरी आपको समझनी तो पड़ेगी ही, ताकि आप इन्हें आने वाले एग्जाम में, आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, अब हम सीखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखो दो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 28, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो इन इक्वेशंस को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों मेथड को हम पढ़ेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड का यूज होता है, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, एंड उसके बाद आप उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y, है ना, दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो यहां से मैं फर्स्ट जो कि x वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई है 28, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे सर 28 माइनस वाई। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरे वेरिएबल में। इसके साथ साथ है माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं, 28 माइनस 2y। अब देखो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फुल स्पीड में करेंगे। तो माइनस 2y को राइट साइड में अगर हम भेजे 2y हो जाएगा 26, 28 माइनस 12 विल बी 16, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। y की वैल्यू हो जाएगी 8। अब y की वैल्यू है 8, है ना, y की वैल्यू कितनी है 8 है, y की वैल्यू 8 है, आप इसे यहाँ पे रख दो। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 28, यहाँ पे प्लस 8 है ना, ये राइट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा 20। या फिर आप बोलो x प्लस वाई अगर 28 है, x प्लस वाई 28 है और y की वैल्यू में पता है 8 है, y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो x की वैल्यू 20 होनी चाहिए, क्योंकि 20 प्लस 8 ही तो 28 होता है ना। तो यहाँ से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और उसे हमने फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ही यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लूं तो यहाँ से ना y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, एक जगह यहाँ पे दिख रहा है प्लस y, एक जगह दिख रहा है माइनस y, तो दोनों ही यहाँ पे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब देखो पहले भी आई थी ना x की वैल्यू 20, अब x की वैल्यू 20 यहाँ पे रख दो। अगर आप x की वैल्यू 20 रख रहे हो, आपको होता है x प्लस वाई 28 है, मतलब y की वैल्यू 8 होनी चाहिए, है ना। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये दो तरीके थे जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीसरा हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो सारे मेथड अभी हम आने वाले क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे। चलो जी, बिना किसी देरी पे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे।
दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम उसे जरूर ही रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्द से जल्द आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। वीडियो को आप पॉज कर लें, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिनको ये फॉन्ट छोटे लग रहे हैं ना, वो जूम भी कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको फॉन्ट छोटे लग रहे हैं तो आप इसे जूम भी कर सकते हैं। चलो जी, मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे जूम, हमारी स्क्रीन में भी जूम हो चुका है। लो, और बढ़िया कर दिया। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास दो इक्वेशंस है, लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, पहली इक्वेशन है 3p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है, साफ साफ लिखेंगे, दिस इज 2p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे मैं p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे को ना यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मन है। मेरा मन है कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूं। वेरिएबल एलिमिनेट तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट सेम हो, या फिर p का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर q का कोफिशिएंट सेम कर लो। ठीक है, तभी एलिमिनेट होगा। या फिर p को सेम कर लो या फिर q को सेम कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आसान रहेगा कि मैं q को सेम कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9, 9p प्लस 3q इज इक्वल टू 15। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 9p प्लस 2p हो जाएगा 11p, 3q और माइनस 3q कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब p की वैल्यू 2 है, इसे आप किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो, आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू अगर 2 है तो 3p कितना हो जाएगा 6, है ना। अगर p की वैल्यू है 2 तो 3p कितना हो जाएगा 6। 6 में मैं क्या माइनस करूं या फिर 6 में मैं क्या प्लस करूं कि 5 बन जाए। आप बोलोगे 6 में हम -1 प्लस करेंगे तो 5 बन जाए। ठीक है, अगर p की वैल्यू है 2, इसे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो ये देख लें, 3p प्लस q की वैल्यू है 5। ठीक है, डायरेक्ट आप -1 भी बोल सकते हो क्योंकि 6 माइनस 1 ही 5 होता है। ठीक है, तो q की वैल्यू -1 हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो p की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, 6 प्लस q इक्वल्स टू 5 और q की वैल्यू हो जाएगी -1। तो p की वैल्यू कितनी है 2 है और q की वैल्यू है -1। करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बन चुकी है। तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन में ज्यादा आपको घबराना नहीं है। पहले आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल हटा दो, है ना। दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल को हटा दो। जब आप उसे हटा दोगे तो फिर दो वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बन जाएंगे। कैसे करना है देखते हैं। पहली इक्वेशन है 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 29, ये हमारी है पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3q प्लस 4r इज इक्वल टू 33 और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 3p माइनस 2r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आर आर सेम है ना। यहाँ पे एक वेरिएबल सेम है आर। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व ऐसा करूं कि आर ही गायब हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, पी और क्यू बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, पी और क्यू बचेगा। फिर हम फर्स्ट और जो नई इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप पे 3 इक्वेशन बनेगी तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसे आप देखें कैसे सॉल्व करना है।
इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि r का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ पे r का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पे r का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसको मुझे सेम करना है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई लॉजिक होगा इसलिए ही तो कर रहे हैं। तो r का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ कितना बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो ये थर्ड इक्वेशन है ना, ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 6p माइनस 4r इज इक्वल टू 6। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिलेगा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 39, ये बनेगा, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, 4 इक्वेशन, इसे 1 मान लेते हैं 1। अब देखो 1 और 4 में अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे q के साथ 3 है, यहाँ पे भी q के साथ 3 है, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ से हम q को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। अगर मैं फोर्थ में से 1 को माइनस कर दूं, फोर्थ इक्वेशन से 1 को माइनस कर दूं, तो 6p में से अगर 4p माइनस होगा तो मिलेगा 2p, 3q में से 3q कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करें, 4 में से 1, 6p माइनस 4p 2p, 3q माइनस 3q 0, 39 माइनस 29 है ना, फोर्थ से 1 को माइनस करें, 39 माइनस 29 10, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी 5। देखो कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, फिर जो नई इक्वेशन बनी उसको फर्स्ट के साथ सॉल्व करा, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 5, p की वैल्यू 5 को यहाँ पे रख देंगे, है ना, p की वैल्यू 5 क्या रख देंगे, 4p कितना होगा 20, 20 में मैं क्या ऐड करूं 29 बन जाए, आप बोलोगे 9 ऐड कर दो, है ना, क्योंकि 20 प्लस 9 होता है 29। अगर आप 9 ऐड करोगे और 9 क्या है 3q, 9 क्या है 3q, अगर 3q है 9 तो बताओ q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3q 9 है तो q की वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। अगर 3q है 9 तो q की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3q की वैल्यू 9 में यहाँ पे पुट कर दूं तो बताओ 4q कितना आएगा, 4q हो जाएगा 9 प्लस 24, है ना, 9 प्लस 24 33 होता है। तो अगर सॉरी 3q प्लस 4r है ना, 3q प्लस 4r, 3q के लिए 9 है तो 4r कितना हो जाएगा 24, 4r 24 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, बट हमें केवल यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं बतानी है, हमें बताना है p प्लस 3q प्लस 2r, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी है 5 है, p की वैल्यू कितनी है 5 है, 3q की वैल्यू कितनी है 3q है 9, 3q है 9 और 2r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा 2 6 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14 प्लस 12 26, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वैसे आपको डाउट होना नहीं चाहिए, और अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखते रहें, ठीक है। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो कि कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, आ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो का लिंक भी उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स एंड 1 पर्स इज 850। 2 बैग्स और एक पर्स का जो कॉस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 बैग्स और एक पर्स का जो वैल्यू है, द कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स 2b प्लस 1 पर्स 1p इज 850, ठीक है। आगे है द कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स एंड 6 पर्स, 5 बैग्स प्लस 6 पर्स, ये गिवन कितना है 3350, 3350 ये वैल्यू गिवन है। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पर्स, कॉस्ट ऑफ 1 पर्स, फटाफट से इसे सॉल्व करो, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। तो यहां पे हमें गिवन है 2b प्लस 1p इज इक्वल टू 850, 5b प्लस 6p इज इक्वल टू 3350। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ना किसी भी वेरिएबल को सेम कर देंगे, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे।
तो यहाँ पे 6p और यहाँ पे 1p है, तो 1 को मैं 6 बना सकता हूँ ना, 1 को मैं 6 बना सकता हूँ, तो बना देते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 6 2 12, 12b, 6 इंटू 1 6p, 8 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 5100, 5100। ठीक है, अब देखो ये मान लेते हैं इसे फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 12b माइनस 5b कितना हो जाएगा, 7b, 6p माइनस 6p 0 हो जाएगा। 5100 में से 3300 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1750, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1750 अपॉन 7, दिस विल बी 250। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 250। अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, है ना, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, रख देते हैं। अगर b की वैल्यू है 250, 2b कितना हो जाएगा 500, 500 में मैं क्या ऐड करूं, 350 बन जाए। 500 में मैं क्या ऐड करूं, बताओ, 500 में मैं क्या ऐड करूं, 850 बन जाए। 500 में अगर मैं 350 ऐड करता हूं तो बन जाएगा 850, है ना। तो 1p की वैल्यू है 850, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। 1p के लिए 350, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा। ओके, इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, यार तो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। The cost of 29 mangoes and 31 oranges, 29 mangoes, 29 mangoes and 31 oranges. Cost of 29 mangoes and 31 oranges is 179. कितना है, 179। आगे लिखा है the cost of 31 mangoes, cost of 31 mangoes, 31m plus 29 oranges is 181, is 181. We have to find cost of one mango and one orange. आपको क्या बताना है, cost of one mango plus one orange, ये बताना है आपको। ठीक है, one mango plus one orange। ठीक है, आपको one mango plus one orange की वैल्यू बतानी। तो देखो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, m के साथ मुझे यहाँ पे 29 दिख रहा है। ठीक है, m के साथ मुझे क्या दिख रहा है, 29। और सेकेंड केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे o के साथ दिख रहा है 29, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में m के साथ जो 29 है वो o के साथ है 29। सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो o के साथ है 31, o के साथ जो 31 है वो सेकेंड इक्वेशन है m के साथ है 31। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो आपको इन इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो आप इन इक्वेशन को ऐड कर दोगे। तो अगर ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 29 प्लस 31 60, 60m, और 31 प्लस 29 अगेन 60 o is equals to 181 प्लस 179 360, 360। तो यहां से 60 कॉमन आ जाएगा, 60 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, 1m प्लस 1o इज इक्वल्स टू 360, और यहां से 1m प्लस 1o जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो हम फाइंड कर देंगे। 360 अपॉन 60, 360 डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस विल बी 6। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो कितना खूबसूरत सवाल था। वीडियो को आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन कराने से आपका फायदा नहीं होगा, आपका फायदा होगा जब आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के लिए हमें हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और जूम कर लें। ठीक है,
टू फ्रेंड्स राहुल एंड मोहित ने प्रॉपर्टी बाई करी है। दो दोस्त है राहुल और मोहित, लिख ले, आर से राहुल, एम से मोहित। इन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करी है। राहुल पेज 5/9 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। राहुल ने क्या करा, 5/9 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे करी है। तो राहुल ने पे कितना करा, 5/9 ऑफ टी। 5/9 ऑफ टी, इसका मतलब अगर टोटल प्रॉपर्टी है टी, है ना, और उसकी वैल्यू है 9, तो राहुल ने कितना पे करा, 5, है ना। 5/9 मतलब 9 में से 5। और आगे कहा गया है कि मोहित ने पे करा है 32500 लेस देन राहुल। तो देखो, अगर राहुल ने पे करा है 5/9, अगर राहुल ने पे करा है 5/9, तो कोई भी बता देगा कि मोहित ने कितना पे करा होगा, 4/9। अगर टोटल में से 5/9 तो राहुल ने पे करा है, 5/9 मतलब 9 में से 5। अगर राहुल पे करा है 9 में से 5, तो मोहित कितना करेगा, 9 में से 4, है ना। जब भी लेस या मोर आए तो आपको हमेशा डिफरेंस लेना है। जब भी लेस या मोर आए तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। या फिर आप बोल सकते हो मोहित ने पे करा है 4/9 और राहुल ने पे करा है 5/9, तो मोहित ने कितना कम, लेस बोला है ना, कितना कम पे करा है, आप बोलोगे मोहित ने पे करा है 1/9 ऑफ टी लेस, है ना। मोहित ने कितना पे करा है, 4/9, और राहुल ने पे करा है 5/9, तो मोहित ने कितना कम पे करा है, मोहित ने 1/9 ऑफ टी कम पे करा है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 32500। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 9, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 32500। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 27, ओके, 292500। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप फिर से देख ले, यहाँ पे राहुल ने पे करा है 5/9, तो मोहित पे करेगा 4/9, दोनों का डिफरेंस है 1/9, और इसकी वैल्यू हमें पता है 32500। तो उससे हम इक्वेट कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी 292500, और ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 6 says in a set of 3 consecutive odd integers, 3 consecutive odd integers हैं, उसका एक सेट है, the sum of larger two numbers is 23 more than the smaller number, find the sum of the smallest and the largest number। ठीक है, तो देखो odd numbers अगर consecutive है तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, पहले हमें ये जानना है। ठीक है, ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें या फिर अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव ऑड ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ऑड इंटीजर्स की अगर हम बात करें जो कि कंसेक्यूटिव है, या फिर इवन इंटीजर्स की अगर हम बात करें जो कि कंसेक्यूटिव है, तो उनकी सीरीज क्या बनेगी, 1 3 5 7 8, 7 के बाद 9, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सीरीज बनेगी। इवन की अगर हम बात करें 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, अगर आप देखोगे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स का है ना, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। और यहाँ पे अगर आप इवन की बात करोगे तो यहाँ भी आपको डिफरेंस 2 का दिखेगा। तो कोई भी इवन या फिर ऑड की कंसेक्यूटिव सीरीज बने तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 2 होगा। अगर कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ऑड की सीरीज बने तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पहले नंबर को x लोगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर को यहाँ पे x लोगे और ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है, तो अगला नंबर कितना आ जाएगा, x + 2, और अगला नंबर इससे 2 और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x + 4। क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ लार्जर टू नंबर्स, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम ऑफ लार्जर टू नंबर्स कितना हो जाएगा, 2x + 6 इज 23 मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन दोनों का सम 23 ज्यादा है, 23 ज्यादा है मतलब +23, है ना, 23 ज्यादा है, 23 लेस होता तो हम माइनस कर देते, है ना, 23 ज्यादा है तो हमें क्या करा, +23। 23 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्मॉलेस्ट नंबर से, विच इज x, स्मॉलेस्ट नंबर से विच इज x। ठीक है, तो x वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेंगे, 2x - x हो जाएगा x,
6 उधर जाएगा, 23 माइनस 6 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो पहला नंबर है 17, दूसरा हो जाएगा 19 और तीसरा हो जाएगा 21। इन दोनों का हमें सम बताना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। तो कितना हो जाएगा 38। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 38 ऑप्शन नंबर 4। फिर से देख लेते हैं, नंबर x से अगला हो जाएगा x+2, अगला हो जाएगा x+4। इन दोनों का सम कितना है 2x+6। किससे ज्यादा है, 23 ज्यादा है स्मॉलेस्ट नंबर से, तो 23 कर दिया हमने प्लस स्मॉलेस्ट नंबर है x, तो यहाँ से x के लिए 17 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 21 होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का आपको सम बताना है, तो 38 इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, a fraction is as much as more than 2/5 as it is less than 3/4. A fraction is as much as more than 2/5 as it is less than 3/4. Find the reciprocal of the fraction. Find the reciprocal of the fraction. तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करना, देन फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मैं भी सॉल्व करूं तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपको पहले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो और भी अच्छा है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा तो हम यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं। तो एक फ्रैक्शन है जो कि 2/5 से उतना ही ज्यादा है। एक फ्रैक्शन है जो 2/5 से ज्यादा है, मतलब एक फ्रैक्शन में f मान लेता हूँ। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, चलो फ्रैक्शन को f मान लेते हैं। एक फ्रैक्शन है f नाम का, ये 2/5 से उतना ही ज्यादा है। ये 2/5 से उतना ही ज्यादा है जितना 3/4 से कम है। ये बेचारा 2/5 से उतना ही ज्यादा है जितना 3/4 से कम है। ठीक है, आपको रेसिप्रोकल बताना है। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है x is as much more than 10 as it is less than 20। x एक नंबर है जो कि 10 से उतना ही ज्यादा है ना, as much as more than 10 as it is less than 20। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x, फाइंड x। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, एक नंबर है x जो कि, यहाँ पे ध्यान से देख लो क्वेश्चन, x 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 20 से कम है ना। तो नंबर जो x है वो 10 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा है जितना 20 से कम है। तो इसका मतलब जो x है ना वो एकदम एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि x 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 20 से कम है। इसका मतलब क्या है, x यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में आएगा। x 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 20 से कम, मतलब एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो बीच का नंबर क्या है इन दोनों का, इनके बीच का नंबर कितना है 15। 10 और 20 के बीच का नंबर है 15। अब बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, मिडिल नंबर एवरेज होता है ना। मिडिल नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अगर दो नंबर्स हैं और आपको उसका एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 + 20 होगा 30, 2 से डिवाइड करोगे मिलेगा आपको 15। तो यहाँ पे मुझे मिडिल नंबर बताना है ना। x की वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू है, क्योंकि x 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 20 से कम, मतलब एकदम बीच में लाई करेगा। ठीक है, बीच का नंबर होता है एवरेज। बीच का नंबर क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जोड़ोगे कितना आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 15। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रैक्शन में, जो मैंने एग्जांपल दिया वो इजी नंबर से मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो एक फ्रैक्शन है f जो कि 2/5 से उतना ही ज्यादा है जितना 3/4 से कम है। तो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f आपको पता है मिडिल नंबर है ना। f क्या है, मिडिल नंबर है। तो मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा 2/5 + 3/4। 2 से फिर हमें डिवाइड करना है, सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 20 आ जाएगा। 4 2 8 एंड 5 3 15 है ना। 4 × 2 8, 5 3 15, 8 + 15 23, और डिवाइड करना है 2 से। तो 23/40 हमारा f की वैल्यू आ गई। f की वैल्यू कितनी आ गई 23/40। हमारी f की वैल्यू कितनी आ गई 23/40।
बट यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल बताना है, जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल बताना है, इसको उल्टा कर देंगे 40/23, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही प्यार से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इतना ठीक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 5 लेस है डिनोमिनेटर है। तो एक फ्रैक्शन को अगर मैं ले लूं x/y, तो बोला गया जो न्यूमरेटर है वो 5 लेस है डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर को मैं y ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। अब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 5 लेस है, 5 लेस है मतलब -5 है ना, 5 लेस है -5, 5 मोर होता तो +5 लिखता, 5 लेस किससे है, डिनोमिनेटर से, तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर y-5। डिनोमिनेटर को मैंने y लिया है, न्यूमरेटर 5 कम है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा y-5। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। आगे लिखा है व्हेन 4 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 4 ऐड कर दें, किसमें ऐड करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी +4 हो जाएगा, नीचे भी +4 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्या बताना है हमें, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसे, y-5 प्लस 4 कितना हो जाएगा y-1 अपॉन y+4 इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y-3 इज इक्वल्स टू 2y+8, ठीक है। तो 2y को उधर ले जाएंगे, 3y-2y हो जाएगा y, -3 को उधर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, 8+3 हो जाएगा 11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। y की वैल्यू है 11, मतलब डिनोमिनेटर है 11, और हमें बोला गया है कि जो न्यूमरेटर है वो 5 लेस है ना, 5 लेस है मतलब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 6। तो आंसर आएगा 6/11, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ई इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर हम एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है अगर हम उसे कम कर दें 2 से, है ना, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 2, अगर एक न्यूमरेटर फ्रैक्शन का डिक्रीज कर दे 2 से, तो क्या बनेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 4, अगर डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज करोगे फ्रैक्शन को, देन अगेन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, दो केसेस बन रहे हैं। तो न्यूमरेटर को यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर को हम यहाँ पे x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में बोला गया है कि इफ द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो x-2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है y, डिनोमिनेटर सेम है y, ठीक है। फ्रैक्शन कितना बन रहा है 1/2 बन रहा है। सॉल्व करेंगे इसे हमें तो मिलेगा 2x-4 इज इक्वल टू y, ठीक है, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। आगे लिखा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4, ठीक है, न्यूमरेटर इस टाइम x है, डिनोमिनेटर हो रहा है y+4, है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 4 से, और ये अगेन बन रहा है 1/2, कितना बन रहा है 1/2। तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2x इज इक्वल टू y+4, यहां से अगेन y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2x-4। तो आप देखो दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमें दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम मिल रही है ना, y इज इक्वल टू 2x-4, y इज इक्वल टू 2x-4। तो जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो आपको दो यूनिक इक्वेशन चाहिए होती हैं, जब भी दो वेरिएबल्स हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको दो यूनिक इक्वेशन चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दो यूनिक इक्वेशन चाहिए तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पे दो दोनों इक्वेशन है वो दोनों सेम है, ठीक है, तो आगे सॉल्व होगा नहीं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कांट बी डिटरमाइंड।
ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, फटाफट इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो मैं प्रेफर करता हूं ना इस इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने के लिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, तो देखो दोनों डिजिट का सम, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और जूम करेंगे, क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, बहुत जूम हो गया है। ओके, 10th क्वेश्चन ये रहा। सो इन क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन से करना प्रेफर करूंगा। क्या लिखा है, द 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट। जो 10th डिजिट है ना, जैसे मान लो एक नंबर है, उसकी डिजिट्स है एक्स वाई, तो ये इसे बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट प्लेस पे, और ये क्या है 10th प्लेस पे। तो जो 10th प्लेस वाला डिजिट है वो इसका डबल है। तो 9 क्या 3 का डबल होता है? 9 क्या 3 का डबल होता है? नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 8 क्या 4 का डबल होता है? होता है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 6 क्या 3 का डबल है? होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। 4 8 का डबल नहीं होता, मतलब ये कट जाएगा। 3 8 6 का डबल नहीं होता, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 132, नंबर और उसके रिवर्स का सम 132 आना चाहिए। तो अगर मैं बी ऑप्शन देखूं 84, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 48, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 132। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट भी होगा, तो ध्यान से इसे पढ़ना, और इन वीडियोस का आप बार बार देख लेना अगर आपको रिवीजन करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा सिंपल इक्वेशन टॉपिक के, तो इस सीरीज को आप लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद।